हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज क्लियर जा रहा है? आवाज आप लोगों को मिल रहा है? हमारी क्लियर आवाज स्क्रीन दिखाई दे रहा है स्पष्ट? कोई दिक्कत नहीं है ना? आवाज क्लियर मिल रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है स्पष्ट क्लियर? मैसेज में लिख देना वहां पर अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो। इस समय इस पर अपने मोबाइल पर देख ले रहा हूँ क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं। चलो क्लियर है। देखिए बच्चों, तो आज के लाइव क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन, जो तीसरा चैप्टर आप लोगों का हमने लास्ट इस पिछले संडे को तो नहीं पढ़ाया था, उससे पिछले संडे को पढ़ाया था। तो उसमें हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट वन बताया था। पार्ट वन यानी कि एक भाग करके बताया था, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम बताए थे। बच्चों क्या बताए थे थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। हम पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या पढ़ा रहे थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन। और वैद्युत रसायन में बच्चों हमने ये बताया था कि देखो इसके दो भाग हैं। इस चैप्टर को पढ़ना है तो दो भाग में करके पढ़ो। पहला पढ़ो वैद्युत अपघटनीय सेल। इसमें आपको वैद्युत अपघटनीय सेल और उससे संबंधित जितने भी नियम है, साथ में फैराडे के नियम, ये इससे संबंधित आपको बातें याद रखनी होगी। एक कोलरॉस का भी नियम था। बाकी चालकत्व वगैरह ये सब में इसमें पढ़ लीजिएगा। लेकिन चैप्टर का जो दूसरा भाग था, इसका नाम है विद्युत रासायनिक सेल। इसका क्या नाम है बच्चों? विद्युत रासायनिक सेल। यहाँ से चैप्टर का दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है। यानी इस चैप्टर को हम दो भागों में रख सकते हैं। वैद्युत रसायन को एक वैद्युत अपघटनीय सेल पढ़ना है, दूसरा विद्युत रासायनिक सेल पढ़ना है। इसमें विद्युत रासायनिक सेल के साथ सेल अभिक्रिया विभव, है ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव, साथ में आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव के बाद आपको पढ़ना है ना, बैटरी कितने तरह का होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये पार्ट टू का हो गया बच्चों, और ये पार्ट वन में। तो इसका हमने पिछले वाले संडे में हमने इसको पढ़ाया था। और इससे संबंधित आप लोगों का टेस्ट भी हो गया था। इसका क्लास भी हो गया था और इसका टेस्ट भी हो गया था। आज इसका क्लास चलेगा अभी, और शाम को 7 बजे से इसका टेस्ट आज होगा। ये आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा विद्युत रासायनिक सेल। अरे आप साउंड कम रखो, कोई आवाज नहीं करे बीच में। सब अपना माइक ऑफ रखो। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा बच्चों, उसमें विद्युत रासायनिक सेल पढ़ाएंगे। और विद्युत रासायनिक सेल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, बैटरी वगैरह जो संबंधित आज का टेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज शुरू करते हैं हम लोग विद्युत रसायन का पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल के बारे में आज आपको हम सिखाएंगे। देखो बच्चों, विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? सबसे पहले हमको ये बताओ। तो विद्युत रासायनिक सेल जो होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए पार्ट वन में जो सेल हम पढ़ाए थे उसका नाम था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और उस सेल की खासियत है कि वो सेल विद्युत ऊर्जा पाकर अपने वैद्युत अपघट्य में अपघटित हो जाता है। अपने वैद्युत अपघट्य में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। और यहाँ विद्युत रासायनिक सेल की क्या खासियत है? यानी इसको हम कह सकते हैं कि वैसा जो सेल अभिक्रिया करके, यानी रासायनिक अभिक्रिया करके विद्युत ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? विद्युत ऊर्जा। यानी सेल की खासियत है जो अभिक्रिया करके विद्युत ऊर्जा बनाता है। तो पहले इस चीज को हम समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। देखो बाबू, इस सेल को बनाने के लिए दो बीकर लिया जाता है इस तरीके से, ध्यान से चलिएगा। इन दोनों बीकरों में क्या करते हैं कि जो दायां साइड बीकर होती है, बायां साइड है बीकर, देखिए लेफ्ट साइड हो गया और ये हो गया राइट साइड। तो जो बाईं ओर बीकर होता है, इसमें हम रखते हैं जिंक प्लेट को। किसको रखते हैं? जिंक को। और ये एनोड का काम करता है। जिंक प्लेट किसका काम करता है बच्चों? एनोड का।
राइट साइड में हम रखते हैं तांबा का प्लेट रखते हैं। किसका प्लेट रखते हैं? तांबा। ये किसका काम करता है? कैथोड का। ये किसका काम करता है? कैथोड का। और अब क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम लोग डाल देते हैं ZnSO4 का बिलियन। क्या भर देते हैं? ZnSO4 का बिलियन भर देते हैं। और इधर भर देते हैं हम CuSO4 का बिलियन। इधर किसका बिलियन भर देते हैं? CuSO4 का। और अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में हम एक लवण सेतु को डाल देते हैं। लवण सेतु एक यू आकार का नली होता है, और ये नली जो होता है इसमें लवण भरा रहता है। इसमें क्या भरा रहता है? लवण। लवण सेतु भी कहते हैं, ऐसे इंग्लिश में इसको साल्ट ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? साल्ट ब्रिज। ये यू आकार की नली है, इसमें दोनों विलेन एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। और फिर क्या करते हैं, इन दोनों प्लेटों को स्विच और वोल्टमीटर के माध्यम से आप, तो अब देखो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जब इसको हम चालक तार से जोड़ देते हैं तो ध्यान देने, देखो इस सेल के अंदर दो तरह का अभिक्रिया होता है। क्या होता है? सेल के अंदर दो प्रकार का अभिक्रिया होता है, और ये दोनों प्रकार की अभिक्रिया क्या होती है समझना है। तो पहले पढ़ेंगे एनोड की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? एनोड की। एनोड देखो, जैसे ही इसको तार से जोड़ दीजिएगा दोनों प्लेटों को, एनोड क्या करता है बच्चों, तो एनोड होता है, ये ठोस अवस्था का प्लेट है, ये ऑक्सीडेशन कर लेता है। क्या कर लेता है? ऑक्सीडेशन। यानी कि इसको बोले हम लोग ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। तो जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके किस में चेंज हो जाता है? एक्वस आयन में चेंज हो जाता है, यानी विलयन में चला आता है। ये किस में चला आता है? विलयन में। और इससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाता है? तार के माध्यम से कॉपर के साइड चला जाता है। दो इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग कर दिया। कोई दिक्कत? अब अगर हम कैथोड की बात करें बच्चों, तो कैथोड पर क्या होता है? एट कैथोड, कैथोड पर ठीक उल्टा रिएक्शन होगा। इधर से आ रहा है। इसमें दो भाग है, एक प्लस है, एक SO4 2 माइनस है। क्योंकि CuSO4 को तोड़िएगा तो CO2 प्लस और SO4 2 माइनस, आपका असर ये कैसे टूट जाएगा? तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित होगा तो इसके चालकत्व उत्पन्न करेगा, और जिसके कारण इसका आयन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन यानी विलयन में था, जाएगा CO। तो बच्चों जब ये कॉपर में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रिडक्शन। इसको क्या कहिएगा? रिडक्शन। इसको क्या कहेंगे? कॉपर। तो सेल के अंदर दोनों अभिक्रिया हो रही है, एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, कैथोड पर अवकरण हो रहा है। तो दोनों में एक चीज देखने को मिल रहा है कि दोनों में विलयन में क्या तत्व बन जाता है। आयन जब विलयन में आता, और यही चालकत्व किधर प्रवाहित होता है? कैथोड से एनोड की। इलेक्ट्रॉन तो बैटरी के अंदर एनोड से कैथोड की ओर जाता है, लेकिन आयन का जो चालकत्व है उसका प्रवाह कैथोड से किधर होता है? एनोड। यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में विद्युत दौड़ता है। तो यानी विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जाता है, लेकिन विद्युत धारा किधर आता है? कैथोड से एनोड आता है। इससे कैथोड पॉजिटिव हो जाता है और एनोड निगेटिव हो जाता है। तो इस यहाँ पर दो तीन पॉइंट आप लोगों को याद रखना है जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। पहला, सेल की अभिक्रिया कौन सी होती है? पहला पूछेगा सेल की अभिक्रिया कौन सी होती है, तो क्या बताइएगा बच्चों? रेडॉक्स। क्या बताइएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्यों बताइएगा रेडॉक्स? क्योंकि सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर क्या होता है? अवकरण होता है। फिर आपसे पूछेगा कि लवण सेतु जो होता है इसका कार्य क्या है ना? सेल में लवण सेतु का कार्य क्या है? तो आप बोलिएगा कि लवण सेतु का विद्युत रासायनिक सेल में यह कार्य है कि वह विलयन के चालकत्व को क्या करता है? प्रवाहित करता है। ठीक है, विलयन के चालकत्व को क्या करता है? प्रवाहित करता है। अगर मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ दिया, अच्छा बताओ इसको अगर यूज नहीं करेंगे, अगर हम मान लो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे लवण सेतु को, तो क्या सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लवण सेतु से ही सेल के विद्युत धारा प्रवाहित होता है।
तार का काम सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करना। चलिए ये सब तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अवकरण होता है, सेल की अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों, नहीं ना। चलिए अब देखो इस सेल में क्या है, देखिए वोल्टमीटर यहाँ लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। तो ये वोल्टमीटर का कुछ मापांक होता होगा, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, जो भी वोल्ट होता हो। तो इस वोल्टमीटर का मापांक जो होता है इस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इस सेल का क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। अब ये निकलता कैसे है, इस चीज को हम आपको दिखाते हैं। इसको फटाफट जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये तो था विद्युत रासायनिक सेल जो पूरा हमने आपको बताया। विद्युत रासायनिक सेल याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा बनाता है रासायनिक अभिक्रिया करके। चलिए तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सेल अभिक्रिया लिख लेते हैं और सेल का निरूपण कर लेते हैं। तो सेल अभिक्रिया कैसे लिखते हैं बच्चों, तो अभी लिखे थे ना, एनोड की अभिक्रिया कैसे लिखे थे आप बताइए। जिंक था, ऑक्सीकरण कर रहा था, Zn2+ में चेंज हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल। कैथोड पर क्या हो रहा था बच्चों, तो Cu2+ था, एक्वस था, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यानी रिडक्शन करके Cu में चेंज हो रहा था। अभी दोनों अभिक्रिया को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, दोनों अभिक्रिया को जोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन काटने का नियम यही है कि पहले रिएक्शन का अभिकारक दूसरे के प्रतिफल से मैच कर रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, पहले रिएक्शन का प्रतिफल दूसरे के अभिकारक से मैच कर रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खाली मैच कर रहा है, इधर क्या बच गया, जिंक सॉलिड, CO2+ एक्वस, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन जुटेगा तो क्या कहलाएगा, रिडॉक्स। इधर क्या बचेगा, Zn2+ एक्वस और Cu सॉलिड। यह सेल अभिक्रिया। अब सेल अभिक्रिया से सेल निरूपण करने के लिए पूछता है बच्चों, क्या पूछता है, सेल निरूपण आप कैसे करेंगे। तो सेल निरूपण देखो कैसे करेंगे, तो देखो पहले हम एनोड को निरूपित करेंगे। पहले तो सेल निरूपण का देखो पहचान क्या है, एनोड को बाईं तरफ, कैथोड को दाईं तरफ, और दोनों के बीच में 2 गो लाइन दे देना है। कितना लाइन दे देना है, 2 गो वर्टिकल लाइन दे देना है। इससे होता है सेल का निरूपण। लेकिन एनोड का निरूपित करने के लिए कैसे करते हैं, तो देखो पहले अभिक्रिया देखो क्या है, जिंक है, सॉलिड है लिख देंगे, और एक सिंगल लाइन दे देंगे, तीर को हटा के क्या कर देंगे, सिंगल लाइन दे देंगे, और क्या लिख देंगे, Zn2+ एक्वस। ये हो गया एनोड का निरूपण। इलेक्ट्रॉन का नहीं दिखाना क्योंकि इलेक्ट्रॉन कट जाता है ना। कैथोड का निरूपण कैसे करेंगे, तो देखो पहले अभिकारक लिख लो क्या है, Cu2+ एक्वस है, फिर वर्टिकल लाइन दे देंगे, उदग्र रेखा दे देंगे, इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं होगा, कट जाता है, क्या लिखेंगे, Cu सॉलिड। और ई दोनों का निरूपण यहाँ लिख दो और बीच में डबल लाइन छोड़ दो, क्योंकि डबल लाइन बताता है साल्ट ब्रिज को। किसको बताता है, ये साल्ट ब्रिज को बताता है। तो क्या हो जाएगा सेल का निरूपण, ध्यान दो। एनोड क्या था आपका, Zn सॉलिड, Zn2+ एक्वस, डबल लाइन। कैथोड के निरूपित करो, Cu2+ एक्वस, Cu सॉलिड। इसका एक और तरीका है बच्चों, एक और तरीका ये है कि हम चाहें तो इसको हम एक्वस के जगह बिलियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब Zn सॉलिड वो जो Zn2+ आयन है वो कहाँ जाता है, ZnSO4 में ना, तो ZnSO4 एक्वस, फिर डबल लाइन दे देंगे, और फिर वैसे ही सेम Cu2+ एक्वस किसके बराबर हो जाएगा, CuSO4 एक्वस हो जाएगा, और फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, Cu सॉलिड। कोई दिक्कत, ऐसे निरूपित होता है। तो सेल निरूपण तो क्लियर है बच्चों, यही है सेल निरूपण, याद रखिएगा। डबल लाइन साल्ट ब्रिज, इसके इधर एनोड और इसके इधर कैथोड। और अगर चाहें तो आप आयन की जगह विलियन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस विलियन में वो आयन जा रहा है। मिटाते हैं इसको।
चलिए तो देखिए यहाँ पर अब जो है सेल का विभव जानेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो दो को डिफिनेशन आता है बाबू, एक होता है इलेक्ट्रोड विभव और दूसरा होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये दोनों में क्या फर्क है? एक होता है इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी एक होता है इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसको ई नोट से दिखाते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब देखो ये बताता है किसी भी ताप पर किसी भी विलयन का किसी भी इलेक्ट्रोड का समय, यानी कि इसमें देखो ताप निश्चित नहीं है और न ही इसका सांद्रण निश्चित है। इसका ताप निश्चित है 298 केल्विन और इसका सांद्रण भी क्या है, निश्चित है 1 मोलर सांद्रण, 1 मोलरिटी। तो यानी कि कहने का मतलब है कि वैसा इलेक्ट्रोड का विभव जो किसी भी ताप पर किसी भी सांद्रण पर ज्ञात किया जाता है तो उसको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव किसको कहते हैं? तो वैसा इलेक्ट्रोड विभव जो 298 केल्विन ताप और 1 मोलर सांद्रण पर ज्ञात किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। दोनों में देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे जो मेन चीज है क्या कि हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है, क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको ईएमएफ कहते हैं, वो कहलाता है ई सेल कहलाता है। और ये जो होता है ये एनोड का विभव यानी ऑक्सीडेशन का विभव और कैथोड का विभव यानी रिडक्शन का विभव, ये दोनों के योगफल के बराबर होता है। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो विद्युत का प्रवाह होता है, जो विद्युत का प्रवाह होता है किसी भी सेल में, वो किधर से किधर होता है? कैथोड से एनोड होता है। इसलिए कैथोड का विभव जो होता है वो अवकरण वाला होता है, तो पॉजिटिव हो जाता है और ऑक्सीकरण वाला विभव क्या हो जाता है, यानी एनोड का विभव निगेटिव हो जाता है। इस कारण से यहाँ पर एक सूत्र बनता है ई सेल बराबर माइनस ईओ एक्स प्लस ई रेड। तो ई सेल बराबर हो जाता है ई रेड माइनस ईओ एक्स। अब इसी को अगर ई नोट सेल लिखिएगा तो ई नोट सेल भी लिख सकते हैं, ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। तो देखो साधारण विभव और सेल के मानक इलेक्ट्रॉन विभव दोनों का फॉर्मूला एक ही चलता है, खाली बस दोनों को निकालने का तरीका अलग है। इलेक्ट्रॉन विभव किसी भी ताप पर किसी भी सांद्रण पे निकल सकता है, लेकिन मानक इलेक्ट्रॉन विभव निश्चित ताप और निश्चित सांद्रण पे निकल सकता है। तो यही दोनों फॉर्मूला है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे ई सेल बराबर, अब रिडक्शन को क्या लिख सकते हैं? कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऑक्सीडेशन को एनोड लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ई नोट सेल बराबर क्या लिख सकते हैं? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पर हम आपको न्यूमेरिकल दिखाते हैं, ठो करा देते हैं। इसको इरेज करते हैं बच्चों। चलो देखो, इसके बाद लिखेंगे क्या? इसके बाद जैसे मान लो कर क्वेश्चन ऐसा है, न्यूमेरिकल ऐसा है, दिया गया है, मान लो तुमको विभव दिया गया है, जैसे एक सेल रिएक्शन मान लो लिखा गया है Zn2 प्लस सॉरी Zn सॉलिड प्लस CO2 प्लस एक्वस
इसका भी बहुत दिल है कितना, प्लस 0.34। इधर दिल है Zn2 प्लस एक्वस, इसका भी विभव दिया हुआ है। अच्छा पहले इक्वेशन लिख लो, तो एक बार में लिख देंगे। अब दिल है इसमें दिया गया है कि E0 CO2 प्लस 0.34 वोल्ट तथा E0 Zn2 प्लस ये कितना दे रहा है, -0.763 वोल्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सेल का ईएमएफ निकाले, सेल का ईएमएफ निकाले। कैसे बनेगा सेल का ईएमएफ, तो समझना है बाबू, देखो ध्यान से, CO2 प्लस Cu में चेंज हो रहा है। अभी बताओ कैसे चेंज होगा, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि प्लस है ना, प्लस है और यहाँ क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया है, मतलब इसको कोई इलेक्ट्रॉन मिला है, और अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिला है तो न्यूट्रल होकर किस में चेंज हो गया है, Cu में चेंज हो गया है। यानी काम किसका किया होगा, रिडक्शन का काम किसका किया होगा, अवकरण का, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। और यहाँ ध्यान से देखो तो जिंक के साथ क्या हो रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रखा है, क्योंकि जिंक से Zn2 प्लस बन रहा है, मतलब क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, यानी काम किसका किया होगा, ऑक्सीडेशन का। तो क्लियर है ना कि ये वाला एनोड हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। यानी इसको एनोड कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं हम, कैथोड कह सकते हैं। तो कुछ ही निकालना है, ईएमएफ यानी वही ई नॉट सेल, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हो जाएगा। ई नॉट कैथोड कितना है, 0.34, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये -0.763 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस 0.34 और प्लस 0.763 हो जाएगा कितना, 1.10 वोल्ट, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, चलिए तो आप नोट कर सकते हैं। किसी का भी माइक ऑन है तो माइक बंद कर दो, जिसका माइक ऑन है उस माइक बंद कर दीजिए। चलिए देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का विभव निकालने वाला प्रश्न तो बना लीजिएगा। पहचान लेना होगा एनोड कौन हो रहा है, कैथोड। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला एनोड और लेने वाला कैथोड, है ना, इलेक्ट्रॉन देने वाला एनोड और लेने वाला कौन, कैथोड। चलिए इसके बाद ये वो यहाँ पर सवाल पूछता है कि सेल अभिक्रिया स्वतः होती है, चाहे छोड़ो अभी रुक जाओ। विभव निकालने का एक सूत्र होता है बच्चों, विभव निकालने का एक सूत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नर्नस्ट समीकरण, नर्नस्ट इक्वेशन। क्या कि विभव हम लोग निकालते हैं डायरेक्ट सेल में जो पता चलता है उससे, और एक नर्नस्ट समीकरण से। तो नर्नस्ट का जो समीकरण दिया गया था वो था E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटा NF लॉग, ये था। ठीक है, इसमें आपको हमने इसको सेल के लिए क्या बताया था, सेल के लिए इसको चेंज कर दिए थे, बहुत बड़ा व्यंजक है, उसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, ऑफलाइन क्लास में करवा चुके हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं। ई सेल बराबर था ई डॉट सेल, प्रूफ करके लाए थे, -0.05 एन लॉग ए नोड बटा कैथोड। लॉग क्या होता है, ए नोड बटा कैथोड। ये था सेल के लिए। ठीक है, ये किसके लिए था, सेल के लिए था। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये सेल के लिए था और ये था इसके लिए। तो इससे हम निकाल सकते हैं सेल का, जो है ना, क्या निकाल सकते हैं, तो नर्नस्ट के समीकरण से सेल का क्या निकाल सकते हैं हम लोग, तो ई नॉट यानी ई नॉट सेल यानी कि विद्युत वाहक बल निकाला जा सकता है।
ठीक है। तो निर्नष्ट समीकरण से भी हम लोग निकाल सकते हैं चाहे तो। एनोड का सांद्रण दिया रहेगा, कैथोड का दिया रहेगा, दोनों का सांद्रण इस्तेमाल कर लेंगे और फिर क्या कर लेंगे, एन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रहेगा दिया रहेगा, दूसरा निकालना होगा। देखिएगा हम एक तो क्वेश्चन इस पे करा देते हैं। तो पहले नष्ट का समीकरण लिख लीजिए और इसी पर एक याद रखिएगा, गिब्स ऊर्जा पूछता है। क्या पूछता है? गिब्स ऊर्जा। देखिए इस सबको बहुत डिटेल से हम आपको ऑफलाइन क्लास में, हम अभी आपको रिवीजन करा रहे हैं इसलिए शॉर्ट में फॉर्मूला लिख रहे हैं। गिब्स ऊर्जा पूछता है। गिब्स ऊर्जा क्या है बच्चों? इसको बोलते हैं सेल की मुक्त ऊर्जा। इसको क्या बोलते हैं? सेल की मुक्त ऊर्जा। सेल की मुक्त ऊर्जा किसके बराबर होता है बताओ? सेल के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। किसके द्वारा होता है? सेल के द्वारा किया गया कार्य के बराबर होता है। मुक्त ऊर्जा को डेल्टा जी से दिखाते हैं और माइनस चिन्ह लगाते हैं। डेल्टा का मतलब सेल की ऊर्जा जो बाहर निकल रहा है, परिवर्तित हो रहा है उसके लिए, और जी का मतलब गिब्स। और माइनस ही बताता है कि सेल की ऊर्जा काम होता है तो जैसे जैसे सेल कार्य करता है उसका ऊर्जा घटता है। किसके बराबर होता है? एन ई नॉट एफ के बराबर होता है। कैसे बाबू? तो बताए थे, क्योंकि सेल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसका कुछ विद्युत वाहक बल होता है और उसमें कुछ आवेश होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, विद्युत वाहक बल और आवेश तीनों का गुणनफल करते हैं तो सेल का कार्य होता है। और सेल की मुक्त ऊर्जा को किससे दिखाते हैं? माइनस डेल्टा जी। ध्यान दीजिएगा, माइनस चिन्ह यह बताता है कि सेल की ऊर्जा क्या हो रही है? घट रही है। सेल की ऊर्जा घट रही है, ये ध्यान दीजिए। सेल की ऊर्जा घट रही है बताता है। अब इसमें दो चीज और ध्यान देने वाली बात है। एगो क्वेश्चन ही पूछता है कि सेल अभिक्रिया स्वतः होती है, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है या सेल न लेके अभिक्रिया स्वतः होती है, इसका कारण क्या होगा? डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी निगेटिव होगा, डेल्टा जी क्या होगा? निगेटिव होगा। या फिर पूछता है दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, कोई भी अभिक्रिया अगर स्वयं हो रहा है बच्चों, तो अभिक्रिया होता है तो क्या करता है? ऊर्जा का त्याग करता है। ऊर्जा का वो क्या करता है? हमेशा त्याग करता है। ऊर्जा का जब वो त्याग करता है, ठीक है, ठीक है, बी आएगा, सही है। तो ऊर्जा का जब वो त्याग करता है तो वो क्या करेगा? उसके लिए डेल्टा जी का मान हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। तो हमेशा याद रखने का कि कोई भी अभिक्रिया जब होता है तो अभिक्रिया का ऊर्जा बाहर निकलता है, और जब अभिक्रिया का ऊर्जा बाहर निकलता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा जी हमेशा निगेटिव काम करेगा। याद रखना, सेल अभिक्रिया या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया स्वयं होता है तो उसके लिए जो ऊर्जा होती है, जो मुक्त होती है, उसका साइन हमेशा क्या चलता है? निगेटिव चलता है। देखो डेल्टा जी परिवर्तन है, डेल्टा का मतलब परिवर्तन और जी का मतलब गिब्स ऊर्जा, यानी अभिक्रिया की ऊर्जा में परिवर्तन। अभिक्रिया की ऊर्जा, कोई भी अभिक्रिया होगा तो ऊर्जा लगेगा ना होने में, तो उसकी ऊर्जा दिन क्या होगा? जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगा ऊर्जा उसका घट रहा होगा। तो हमेशा याद रखना डेल्टा जी क्या होगा, यानी कि उसकी ऊर्जा हमेशा घटेगी और वहां पर उसका साइन क्या चलेगा? नेगेटिव चलेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है। चलो तो इस पर हम थोड़ा सा क्वेश्चन करा देते हैं, इस पर एक दो सवाल करा देते हैं। इसको आप लोग है ना, इस पर अभी भी एक सवाल करा देते हैं कि कैसे नर्मस समीकरण और गिब्स ऊर्जा पर सवाल बनाइएगा। ठीक है। और फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बता देंगे, उसका तो खैर ऐसे ही सेल का विभव जीरो होता है, इसीलिए उसका तो देखेंगे बच्चों। हम एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन किताब लाने गए थे, एनसीईआरटी का।
तो चलिए हम क्वेश्चन कराते हैं, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, निर्णय समीकरण पर है। देखिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सेल के लिए, एक सेल के ईएमएफ की गणना करें यदि ई नॉट सेल जो है 1.05 वोल्ट है और सेल की अभिक्रिया दे रहा है, देखिए क्या दे रहा है, Ni सॉलिड 2Ag प्लस इसका सांद्रण दे रहा है, देखिए 0.002 m, 0.16 m 2Ag सॉलिड। अब इतना ही दे रहा है और ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ समझ रहे बच्चों, ई सेल निकालना है। ई सेल कैसे, अच्छा बताओ, ई सेल नष्ट समीकरण से इसको सॉल्व करेंगे। तो ई सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा एन लॉग ए नोट बटा कैथोड। और ये ब्रैकेट जो रहता है ना बाबू, याद रखना, इस सांद्रण देता है। और क्वेश्चन में भी जो दिया हुआ है ना, ये कुछ दिया हुआ है, सांद्रण ही दिया हुआ है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले एनोड और कैथोड पहचान लीजिएगा। कैसे पहचानिएगा, देखिए ध्यान से, निकेल Na2+ में चेंज हुआ है, इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, क्या किया है, त्याग किया है, त्याग करने वाला क्या होता है, एनोड। और यहाँ देखिए सिल्वर आयन था, सिल्वर में चेंज हुआ होगा, कैसे, इलेक्ट्रॉन लेकर, इसको क्या कहेंगे, कैथोड। यानी एनोड का सांद्रण कौन है, निकेल वाला, और कैथोड का सांद्रण कौन है, सिल्वर वाला। तो ई सेल निकालना ही है। इसका मान दिया हुआ क्वेश्चन में 1.05 0.0591 बटा एन क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या। एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण हो रहा है, निकेल 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिल्वर भी 2 है, प्लस लेके बैठा है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, यानी एन का वैल्यू यहाँ 2 चलेगा, क्या चलेगा, 2 लॉग एनोड का सांद्रण 0.160, कैथोड का सांद्रण 0.002, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 160/2 80 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ई सेल बराबर हो जाएगा 1.05 माइनस, इसको चाहे तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, 0.059 को आप 2 से चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हो, नहीं तो छोड़ दो, अभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम log 80 का मान बताते हैं। देखो log 80 का मान तो जनरली आप लोग को अभी log टेबल सिखाया नहीं है। ऐसे हम log टेबल का, हमारे पास एक वीडियो है, हम जो पिछले बैच में पढ़ाए थे, मतलब पिछले ईयर पढ़ाए थे, उसका आज हम लिंक आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे और इसमें भी पोस्ट कर देंगे, ठीक है। आप लोग आज इस टेबल को देख लीजिएगा, एक फॉरवर्ड करेंगे वीडियो का लिंक, या फिर वीडियो भी शेयर कर देंगे आप लोगों को लिंक, और आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो वो आपको सिखा देगा लॉग का 80 का मान, क्या लॉग 80 लाख का मान निकाल सकते हो। लॉगे के लिए और एंटी लॉग के लिए पूरा एक वीडियो ही हम बनाए हैं, ठीक ना, वो स्पेशली। तो ये अभी हम इसका वैल्यू रख दे रहे हैं, लेकिन आप लोग को हम बताए हैं उसमें कैसे निकाला जाता है, उसका हम लिंक भी शेयर कर देंगे, उस वहां से आप सीख जाइएगा कैसे लॉग का वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। और लॉग सीखने के लिए बाबू एक चीज याद रखना, किताब ले लेना। किताब का मतलब कि एनसीईआरटी चाहे कोई भी किताब होगा साइंस का, पीछे टेबल दिया रहता है ना, पीछे इस तरह का टेबल दिया रहता है, देखिए लॉग एंटी लॉग का इस तरह का टेबल रहता है पीछे, देख रहे हैं ना, पूरा नंबर का टेबल रहता है। तो इस तरह का नंबर का टेबल रहेगा, उस पर लिखल रहेगा एंटी लॉगरिथम मतलब प्रति लघु गुणक, और यहाँ देखिए लॉगरिथम लिखल रहेगा मतलब कि लघु गुणक, ऐसे रहता है, ठीक है। चलो, तो वो शेयर कर देंगे, उससे देख लीजिएगा। हम यहाँ log 80 का मान रख देते हैं। log 80 का मान होता है बच्चों, आपका आता है log 80 का मान हो जाएगा अब
80 का log 80 का मान 1 मिनट रुक जाइए। log 80 टेबल से हम देख कर बता दे रहे हैं, आप लोग भी देखने के लिए सीख जाइएगा। यानी कि 1.9031 होता है। कितना होता है? 1.9031। ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1.05, इसको गुना भाग कीजिएगा तो 0.14 आ जाता है। कितना आ जाता है? 0.14। 91 वोल्ट। देख रहे हैं बच्चों, ऐसे होता है। फटाक से इसका स्क्रीन और एक वो गिब्स समीकरण पे क्वेश्चन बता दे रहे हो, भी एनसीईआरटी का ही है, और फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। पर गिब्स पर दे रहे हैं। दूसरा न्यूमेरिकल देखिए क्या कर रहा है। कह रहा था सेल अभिक्रिया दिया गया है। सेल अभिक्रिया दिया गया है। 2Fe3 प्लस है, एक्वस है। 2I माइनस, ये भी एक्वस दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, 2Fe2 प्लस एक्वस दे रहा है और प्लस I2 सॉलिड दे रहा है। ठीक है। कह रहा है 298 केल्विन ताप पर ई नॉट सेल दिया हुआ कितना? 0.236 वोल्ट है। तो दो चीज, गिब्स ऊर्जा एवं स्थिरांक एवं साम्य स्थिरांक ज्ञात करें। गिब्स ऊर्जा तो वही माइनस डेल्टा जी, यानी डेल्टा जी, और साम्य। देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो। पहले यहाँ ध्यान दो ये चीज, टेम्परेचर दिया हुआ है, ई नॉट सेल भी दिया हुआ है। माइनस डेल्टा जी बराबर क्या होता है? एन ई नॉट एफ। और सिर्फ डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस इधर चलाएगा, माइनस एन ई नॉट एफ। एन ई नॉट एफ हो जाएगा, और माइनस एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब ध्यान देना है, ई नॉट दिया हुआ है, कितना दे रहा है ई नॉट? देखो ई नॉट 6 और एफ तो 96,500। ये तो हम कन्फर्म 0.36 हो जाएगा और एफ हो जाएगा 96,500। एन का मान कहां से लिखे? देखो 2I माइनस से क्या बना है? I2 बना है, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन लिया होगा। और ये देखिए 3 प्लस से 2 प्लस बना है, तो एगो निकाला होगा, लेकिन दो गो है ना, दो गो एफ ही है। यहाँ भी दो बैलेंस है, मतलब कि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन त्याग किया और ये दो इलेक्ट्रॉन क्या है ग्रह। नहीं नहीं, उल्टा हो गया, देखो ध्यान से। I माइनस से ही I बना है, मतलब ई इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है ना, क्योंकि माइनस अपना हटा लिया है ना। ध्यान रखो, माइनस अपना हटा दिया कैसे? तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके, क्योंकि माइनस जब न्यूट्रल बनता है तो इलेक्ट्रॉन देकर बनता है। और ये देखो 3 प्लस था, 3 प्लस से 2 प्लस बन गया, मतलब इलेक्ट्रॉन लेकर बना है। तो ये दो गो इलेक्ट्रॉन निकाला, क्योंकि एगो आयोडीन माइनस एगो है, तो एक आयोडीन पर एक माइनस है, तो दो आयोडीन पर दो माइनस, दो इलेक्ट्रॉन निकाल के I2 में चेंज हो गया, और वही दो इलेक्ट्रॉन ही दे दिया, क्योंकि Fe3 प्लस था। तो दो इलेक्ट्रॉन अगर इसको देंगे हम, तो एगो Fe3 प्लस को अगर एगो इलेक्ट्रॉन देंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा? Fe2 प्लस में।
और दूगो था, तो दूगो को दूगो इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या को बनाएगा, 2Fe2+ बना रहेगा। वही चीज ये बना रहा है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कितना हो रहा है, 2। इसको गुना कर दो, इसको कितना, -45 कितना रहा है, -45.55 किलो। ठीक है, देखो गिब्स समीकरण के लिए नर्मर समीकरण बताया थे, गिब्स समीकरण तथा नर्नस्ट समीकरण, इसमें संबंध बताए थे, याद है आप लोग को, क्या पढ़ाए थे, तो बताया था -ΔG बराबर 2, ध्यान देना, लॉग के निकालना, तो ये सब गुना में सब कहा जाएगा भाग में, तो -ΔG बटा 2.303 RT हो जाएगा। -ΔG का मान आ चुका है, माइनस में है, तो ΔG माइनस में, यहाँ माइनस लगनी है, तो माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस 5.55 बटा आर का मान कितना होता है, जुल्म होता है 8.31, और टी हो गया 298। इसको सब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना रहा है, 7.983, यानी कि ध्यान दीजिएगा 7.983 किसके बराबर है, लॉग के बराबर। लेकिन हमको के ना निकालना है, लॉग के थोड़ी ना निकालना, क्या निकालना है, के निकालना है। तो के कैसे निकलेगा बच्चों, देखो यहां से ध्यान दो, और लॉग को उधर भेजिएगा तो एंटी लॉग बन जाता है, क्या बन जाती है, लॉग 7.983। इसका भी हम आपको लॉग दोनों तो वहां से एंटी लॉग भी देख सकते हैं आप। तो कितना हो जाएगा एंटी लॉग, इसका वैल्यू देखो 9616 गुना 10 के पावर 7 ये आता है। ये क्या कहा जाता है आपका, एंटी लॉग भी बताए हैं डालने के लिए, उसका हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, वहां से देख लीजिएगा कैसे हम इसको एंटी लॉग का वैल्यू निकाल लेते। के का भी मान निकल गया बच्चों, डेल्टा जी का भी मान निकल गया, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद जो है गिब्स समीकरण हो गया। देखो मेन अब आपका जो टॉपिक है, जैसे देखो एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से भी विभव निकलता है, तो मानक हाइड्रोजन से जो निकलता है ना, वो जनरली जो निकलता है मानक हाइड्रोजन से, वो एक माध्यम है सिर्फ, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है, तो उसके साथ किसी दूसरे भी इलेक्ट्रोड को जोड़ के हम क्या निकाल लेते हैं, दूसरे का निकाल लेते हैं। तो वो बहुत साधारण सा टेक्निक है, उसको आप लोग को नोट कॉपी में लिखवाया गया, उसी को पढ़ लीजिएगा, है ना। एकमात्र इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, शून्य होता है, और उसको निकालने, उसके उपयोग से, यानी उसका यूज करके हम दूसरे सेल का क्या निकाल सकते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। और वो कैसे, तो हाइड्रोजन के साथ उसको जोड़ के एक सेल बना का रह जाएगा, जिस इलेक्ट्रोड को हम हाइड्रोजन के साथ जोड़ेंगे, जो हाइड्रोजन का क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम आपको, इससे सवाल ज्यादा उठता है। बैटरी देखो तीन तरह का हम बताए हैं, बताए हैं तीन तरह का। पहला बताया है प्राइमरी सेल, कौन सा सेल बताया बच्चों, प्राइमरी सेल, इसको कहते हैं प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है बच्चों, तो कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी जिसको एक बार यूज कीजिए खत्म हो जाएगा, सेल का कार्य क्षमता खत्म हो जाएगा, फिर सेल को बाहर आप फेंक दीजिए। क्योंकि इस सेल का उपयोग एक वन टाइम होता है, और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट सेल है उसका नाम है लैक्लांचे सेल, बताए थे, इसका खोज लैक्लांच ने किया था। ये आपका कौन सा सेल होता है पता है, जो घड़ी का बैटरी है, रेडियो का बैटरी है,
ये सब सेल का बैटरी है। इसको हम लोग ड्राई सेल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ड्राई सेल भी कहते हैं। और इसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। तो ये सब कुछ इसके मुख्य टॉपिक है, इसको याद रखना है। ठीक है। देगा, मान लीजिए कौन सा प्राइमरी सेल है तो पहचानना होगा। तो सेकेंडरी सेल, दूसरा कौन सा सेल होता है? सेकेंडरी सेल। इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक सेल। इस सेल की क्या खासियत है? ये सेल को आप बार बार यूज कर सकते हैं। इसको आप बार बार उपयोग कर सकते हैं और इसका सिर्फ एक बार उपयोग होता है। इसका सिर्फ एक बार उपयोग होता है। अब इससे सेल्स क्या पता चल रहा है कि ये चार्ज नहीं होगा और ये चार्ज होगा। तो पूछता है कि द्वितीयक सेल में कौन सा सेल आता है? तो एक आता है आपका सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या आता है? लेड स्टोरेज सेल। इन्वर्टर की घरों की बैटरियां भी इसी पर होती है बच्चों, आधारित। इसको कहते हैं हिंदी में लेड संचायक सेल कहते हैं। ठीक है। और सबसे जो तीसरी जो खास अभिक्रिया है, ठीक है, सॉरी, तीसरा जो सबसे मेन सेल है वो है फ्यूल सेल। ये सबसे अच्छा सेल होता है। ईंधन सेल सबसे अच्छा सेल होता है। इसमें हम आपको पढ़ाए होंगे हाइड्रोजन और ईंधन सेल। इस सेल से पूछेगा कि एक सवाल आता है बोर्ड में कि ईंधन सेल अन्य सेलों से यानी प्राथमिक द्वितीयक सेल से बेहतर या अच्छा होता है। तो सबसे पहले तो इसकी कार्य क्षमता 80% है। इसकी कार्य क्षमता कितना है? 80% है। ये प्रदूषण है, ये प्रदूषण नहीं करता है, यानी प्रदूषण नहीं फैलाता है। और तीसरा, इस सेल से H2O यानी कि पानी मिलता है, जिसका उपयोग हम लोग पीने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फिगर और सेल अभिक्रिया में आपको ऑफलाइन क्लास में दिखाया गया है। ठीक है। तो ईंधन सेल बाकी सेलों से बेहतर है, इसलिए क्योंकि ये कार्य क्षमता भी इसका ज्यादा है, लगभग 80% अपनी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर लेता है, प्रदूषण नहीं फैलाता है और हमेशा इस सेल से क्या निकलते रहता है? पानी, जिसका उपयोग हम पीने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जो लास्ट टॉपिक है बच्चों, संचारण। संचारण आप लोग को बताया थे कि संचारण क्या होता है, किसे कहते हैं। और संचारण में आप लोगों को ये चीज हमने बताया था कि देखो, बहुत छोटा सा टॉपिक है और अगर इसको याद रखना होगा तो ऐसे याद रख सकते हैं। संचारण यानी कि पॉरिजन। पॉरिजन क्या होता है? तो देखो, जब खुला धातु को जब खुली हवा में छोड़ देते हैं, जब धातु को किस में छोड़ देते हैं? खुली हवा में, तो क्या करता है वो? जैसे अगर मान लीजिए लोहा है, तो इसको खुला हवा में छोड़ देंगे वायु में, तो ये O2 से अभिक्रिया कर लेगा और क्या बनाएगा? लोहे का ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? लोहे का ऑक्साइड बना देगा, यानी Fe2O3 बना लेगा। अभी जब पूरा नहीं लगेगा, अब जब ये Fe2O3 जलवाष्प यानी कि नमी के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो इसका जल का बहुत सारा अणु अपने सतह पे चिपका लेगा। और जब अपने सतह पे बहुत सारा अणु चिपका लेगा, तो इसी को कहते हैं लोहे का जंग का ये सूत्र है। और तब वो क्या बनाएगा? अपने सतह पे छिद्र युक्त, जैसे लोहा है ना, तो छिद्र छिद्र एकदम छोटा छोटा छिद्र युक्त क्या बन जाएगा? वो लेयर बन जाएगा। उसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? जंग लगना। उसी को क्या कहते हैं? लोहे में जंग लगना। तो जंग लगना एक प्रकार का संचारण है। और भी होता है, चांदी काला हो जाता है, तांबे पे हरे रंग का परत जम जाता है, तो ऑक्साइड ही बनता है, याद रखिएगा। तो लोहे में जंग लगना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल में। तो लोहे का जंग लगता है कैसे, तो वो हमने आपको सिखा दिया। संक्षारण क्या होता है? तो जब धातु को खुली हवा में छोड़ देते हैं, तो ऑक्सीजन और जलवाष्प के संपर्क में आकर क्या बना लेते हैं? ऑक्साइड और हाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं। ऑक्साइड और हाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम संक्षारण कहते हैं, जिस प्रक्रिया को। संक्षारण से देखो लॉस क्या बच्चे, कि संक्षारण से धातु नष्ट हो जाता है या धातु कमजोर हो जाता है ना। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज क्या है, कि संक्षारण का हम लोग रोकेंगे कैसे? इसको रोकने का क्या प्रक्रिया है? तो देखिए, अगर जस्ता को अगर लेप चढ़ा देते हैं, अगर लोहे पर किसका लेप चढ़ा देते हैं? जस्ता का, जिसको हम लोग कहते हैं लोहे का जस्तीकरण। तो लोहे का जस्तीकरण में क्या होता है बच्चों? लोहे पे जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। लोहे पे किसका लेप चढ़ा दिया जाता है? जिंक का लेप चढ़ा दिया जाता है। सब पूरा जिंक से कवर कर दिया जाता है। इससे क्या होता है? लोहे में जंग नहीं होता। दूसरा चीज, लोहे को पेंट कर देंगे। और तीसरा चीज, लोहे को मिश्र धातु में परिवर्तित कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको ये क्या कहा जाता है, जैसे आपने स्टील बना दिया, लोहे से क्या बना दिया? स्टील। अब स्टील में जंग नहीं लगेगा,
स्टील में क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें लोहा ही नहीं है, लोहा है, क्रोमियम है, निकेल है। तो जब मिश्र धातु भी बना देते हैं हम लोग धातु से, तो अभी वहां पर वो संक्षारण की प्रक्रिया नहीं कर पाता है। तो ये चैप्टर में आज आप लोग को हमने रिवीजन करा दिया, और इस रिवीजन के आधार पर बच्चों आज आप लोग को शाम को टेस्ट दिया जाएगा। क्वेश्चन हम डाल देंगे सुबह 7 बजे से आपका टेस्ट चलेगा, ठीक है। और वो क्वेश्चंस करीब आपका 15-20 जो भी क्वेश्चन हो, देखते हैं कितना क्वेश्चन निकल पाता है, क्योंकि पार्ट 1 इसका टेस्ट एक संडे को हो चुका है, मतलब इस संडे जो पीछे वाला संडे था उसके पिछले वाले संडे से संडे को हुआ था। तो इस संडे को आज हमने जितना टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2, इसका टेस्ट ले लेंगे। जितना आज आपको बात समझाया है इसको समझ में भी आ गया होगा। और एक बार विद्युत रासायनिक सेल से बैटरी तक, ये संचारण तक का टॉपिक नोट कॉपी में पढ़ लीजिएगा, सारा सवाल बन जाएगा। जितना बात बताए हैं इस चीज को पढ़ लेना है, न्यूमेरिकल जो करा है उसको समझ लेना है, और जो न्यूमेरिकल आपके नोट कॉपी में उसको भी एक बार रिवीजन करके देख लेना है, ठीक है। और शाम को टेस्ट होगा, जो कि आपका एमसीक्यू टेस्ट होता है, आप लोग को पता ही है, बाकी कुछ बताने की जरूरत है नहीं, पैटर्न सब कुछ पता है। तो फिर हम लोग है ना टेस्ट में मिलते हैं, तो आप लोग टेस्ट दीजिए, और फिर उसके बाद आप लोगों को आगे की प्रक्रिया, आगे का क्लास के बारे में जानकारी आपको ग्रुप में दिया जाएगा। और ध्यान रहे, अभी हम एक लिंक शेयर करेंगे, वो लिंक होगा लॉग कैसे निकालते हैं, लॉग एंटी लॉग देखे थे न्यूमेरिकल में आ गया था, और वो काम भी करेगा। चौथे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में बहुत लॉग एंटी लॉग का यूज है, तो उसका वीडियो देख लेंगे आज, और सीख लेंगे कैसे लॉग और एंटी लॉग निकालते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि वहां तुम न्यूमेरिकल में अपने से निकाल दिए ना, आपको भी निकालने आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, और फिर इसके बाद मिलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समाप्त हो गया, ठीक है, और फिर टेस्ट में मिलते हैं ना। तो चलिए, आज टेस्ट होगा लाइव। थैंक यू बच्चों।